आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि कतर के वज़ीर आज़म ने हमास और इसराइल के दरमियान फायरबंदी और मग़ज़ियों के तबादले के मुआहदे की तस्दीक कर दी है। मुआहदे के नतीजे में गज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में वक़्फ़ आएगा। यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की मरहलावार रिहाई अमल में आएगी। शिमाली गज़ा के सिविलियन रिहाइशों की वापसी मुमकिन होगी और गज़ा पट्टी में भारी फलाही इमदाद पहुँचाई जाएगी। अमरीकी और अरब मीडिया का कहना है कि फायरबंदी मुआहदे पर इतवार से अमल दरामद शुरू होने का इम्कान है। पहले मरहले में हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगा और इसराइल साथ ही सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। हमास के मीडिया ऑफिस ने गजा पट्टी के रिहायशियों को हिदायत दी है कि वो फायरबंदी के बाज़ाब्ता आगाज तक अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन मुआहदे की खबरों पर गजा के फलस्तीनी खुशी में तबाहाल सड़कों पर निकल आए। बच्चों और नौजवानों ने नारेबाजी की कि वो हमास के अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद दैफ के लोग हैं। फायरबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के 16वें रोज जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू होंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि ऐसा अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी कामयाबी की वजह से हुआ है। इसराइल के सियासी मुबस्सिर ओरी गोल्डबर्ग ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि वजीर आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी पर इसलिए इत्तेफाक किया क्योंकि इसराइल अंदरूनी तौर पर तबाह हो रहा है, कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, अवामी इदारे टूट फूट का शिकार हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। और ये कि वजूद में आने के बाद से इसराइल अपनी तारीख के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से मकबूजा गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में 46,707 फलस्तीनी शहीद और 1,10,265 जख्मी हुए हैं, लेकिन लैंसेट मेडिकल जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों के पहले 9 महीनों में फलस्तीनी हलाकतों की तादाद 40% कम रिकॉर्ड हुई। तकरीबन 25,000 अम्बात को शुमार ही नहीं किया गया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी ने जंग बंदी मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुआहदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई का सबब बनेगा। मुआहदा गज़ा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का बायस बनेगा। उन्होंने कहा कि कतर गज़ा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगा। हमास और इसराइल में जंग बंदी का इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी गज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा होने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया है। गज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा होने का ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी कर दिया गया है। A ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th, more than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people, more than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal are what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And during phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. And the surge of humanitarian assistance into Gaza will begin, and the innocent people can have a greater access to these vital supplies. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. There are a number of details to negotiate to move from phase 1 to phase 2, but the plan says if negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. I've spoken to the Emir of Kuwait and the President of Egypt,
and we have pledged to make sure the negotiations will keep moving forward for as long as it takes. Then, when Phase 2 begins, there will be an exchange for release of the remaining living hostages, including male soldiers, and all remaining Israeli forces will be withdrawn from Gaza, and the temporary ceasefire will become permanent. And finally, Phase 3, any final remains of hostages who have been killed will be returned to their families, and a major reconstruction plan for Gaza will begin. This is the ceasefire agreement I introduced last spring. Today, Hamas and Israel have agreed to that ceasefire agreement and the whole ending the war. और नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि गजा जंग बंदी का बेहतरीन मुआहिदा नवंबर में हमारी तारीखी फतह के नतीजे में हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी फतह ने दुनिया को पैगाम दिया है कि मेरी इंतज़ामिया अमन की पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि वह अमरीकी और इसराइली यरगमालियों की वापसी के बारे में पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि उनके खुसूसी एलची कौमी सलामती की टीम इसराइल और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि गजा दोबारा कभी दहशत गर्दी की पनाहगाह न बने। नौमंतखब सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंग बंदी को वसअत देना चाहते हैं ताकि तारीखी इब्राहिमी मुआहदे को आगे बढ़ाया जा सके। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ आज रात 12 बजे से हो गया है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है बल्कि भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की एक नाकाम मश्क और हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने पाकिस्तान पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी और सियासी बयान है। ये इल्जाम मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश और दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय जनरल ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। दुनिया भारतीय क़यादत की अक़लियतों खास तौर पर मुस्लिम कश हिंदुत्व नजरिए से बखूबी वाकिफ है। दुनिया भारत के नफरत अंगेज जलसों की भी गवाह है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया गया। तर्जुमान का कहना है कि कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हसूल की कोशिशें तकवीत पकड़ रही हैं, जिन्हें दबाने की भारतीय कोशिशें नाकाम होगी। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़म को कमजोर नहीं कर सकता। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम किया जाए। तल्ख़ हकीकत ये है कि एक सीनियर हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है, जो पाकिस्तान में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मंसूबा बनाते हुए पकड़ा गया। ऐसा लगता है भारतीय आर्मी चीफ ने इस हकीकत को नजरअंदाज कर दिया है। अक्लमंदी ये होगी कि भारत खुद फरेबी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफ़वाज के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने मुलाकात की है। बांग्लादेशी आला फ़ौजी अफसर ने पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन फ़ौजी हार्डवेयर बिलखुसूस JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश की मुसल्लह अफ़वाज के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की क़यादत में आला सतही वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है।
एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात हुई। मुलाकात में सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने मुश्तरका तरबियती इक़दामात के ज़रिए दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के दरमियान फ़ौजी शराकत दारी को बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियती मशकों समेत ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने मौजूदा क़यादत में पाक फ़िज़ाइया के जदीद मनसूबों, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और मकामी तौर पर तैयार करदा तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा। ISPR का कहना है कि ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी शराकत दारी और ताउन को फ़रोग़ देने के पुख्ता अज़्म की निशानदही करती है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PTI क़यादत तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी के ज़राए के मुताबिक हमने इस हवाले से अपने बानी चेयरमैन से मुकम्मल हिदायत ले ली हैं। पार्टी क़यादत ने उन हिदायत की रोशनी में अपने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी है। कभी इम्कान है कि हमारी कमेटी ज़िम्मेदाराना इजलास में अपने मुतालबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा रख सकती है। हुकूमती कमेटी के ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आने के बाद हुकूमती कमेटी भी अपनी अपनी क़यादत को एतमाद में लेगी। इस सवाल के जवाब में कि क्या 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में कोई मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, इस पर हुकूमती कमेटी के ज़राए का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पार्लिमानी हम आहंगी के लिए हम खुले दिल और साफ नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात में अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत को दे देंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत संजीदगी, खुलूस और नेक नियति से गौर करेगी तो मसाइल का हल निकलेगा। देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी हैं, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रैकड है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि गिनती के लिहाज से कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, मगर अमलन पहला दौर होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद है कल PTI वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात सामने लाएगी। कल PTI अपने वादे के मुताबिक अपनी तहरीरी मुतालबात को ले आएगी, तो मेरे ख्याल के अंदर मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। कल पहला दौर होगा अमली और प्रैक्टिकली, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता रहा है गुफ्तो शनीद हम करते रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट 23 दिसंबर को की गई थी वो इंशाल्लाह कल वो पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर गेंद हमारी कोर्ट में आएगी, हम हमारी जमातें हैं उस पर गौर व फिक्र करेंगी और होपफुली मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जवाब दो और घर जाओ। दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं कि फ़ैसला मेरे खिलाफ आ जाएगा। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने कहा कि काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के ज़ाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में ज़मीन और हीरे की अंगूठियाँ लीं। बानी PTI को इस गबन और घपले का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि तलबा को मेरिट पर स्कॉलरशिप मिल रही है, तलबा को अपना सियासी फैसला भी मेरिट पर करना चाहिए। तकरीब के बाद मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों को गले भी लगाया। तालिबात ने मरियम के साथ सेल्फियां बनाईं। लोगों को कहा ना चोर है चोर है। आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाली केस की वो चल रही है और फैसला आने वाला है। और कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है,
केस क्या है? केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का ज़ाती पैसा है। कोई बात नहीं, किसी का ज़ाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया उसको फिर? और वो कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली, वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। तो ये केस नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी, या यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, इस यूनिवर्सिटी को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। बात ये है कि गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए हैं, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। भाई जिसके पास जवाब होता है वो ठोक के जवाब देता है, वो सामने खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ ये जवाब है, ले लो। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अल-कादर केस में जो भी फैसला आए हम उस पर इंसाफ लेकर छोड़ेंगे। इन केसेस ने ख़त्म होना है, हम केसेस लड़ रहे हैं और उन्हें जीतेंगे, मुज़ाकरात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर कानून ने कहा है कि अल-कादर केस ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौशा खाना केस पर भी हुकूमत कहती थी कि ओपन एंड शट केस है। हुकूमत कहती थी कि अरबों रुपए के जेवर खरीदे। इसे साबित करने के लिए हुकूमत ने एक टायर बेचने वाले सेल्समैन को पेश किया था। लंदन में हाइड पार्क की इमारत हसन नवाज की थी। हसन नवाज ने ये महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से लिए, ये है सवाल। ये प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। केस है कि ये 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। जुर्म के पैसे साबित करने अदालत का फैसला चाहिए। आज तक कोई सबूत नहीं दिया गया कि ये जुर्म के पैसे हैं। बरतानवी माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम ने इंकशाफ किया है कि बरतानिया में 190 बिलियन डॉलर के अकाउंट क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट के तहत मुंजमद किए गए थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने पर 2 से 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये सज़ा दिलवाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी सेटलमेंट की तरफ जाती है। यहाँ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ज़रूर हुई मगर फिर सेटलमेंट हो गई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी बाकायदा फरीक थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में बरतानिया से नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की हुकूमतों को भी पैसे वापस किए गए। कभी भी इनफरादी शख्स को पैसे वापस नहीं किए जाते। ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये प्राइवेट डील थी, प्राइवेट पार्टी की और नेशनल क्राइम एजेंसी की, सिविल सेटलमेंट थी, कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग इसमें पकड़ी नहीं गई, यानी कि इसके पीछे कोई क्राइम नहीं था, यानी पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। क्या ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था, तो उसके अंडर ये सारे अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग आपकी साबित होती है तो इसकी सजा है जो 2 साल से 14 साल तक की सजा है। जब रिकवरी हो जाती है तो नॉर्मली एनसी अवॉइड करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसको, बिकॉज जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो वो बहुत लंबा अरसा चलती हैं, वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई, इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हाँ, लेकिन सेटलमेंट हुई है। और सेटलमेंट की भी 3 पार्टीज, एनसीए इन्वॉल्व था, इसमें उनके लॉयर्स इन्वॉल्व थे, उसमें पाकिस्तान हुकूमत इन्वॉल्व थी। अब पाकिस्तान हुकूमत इसलिए इन्वॉल्व थी, यहाँ पे बहुत सारा इशू हुआ जब यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि यूके के जो वर्जिन आइलैंड्स हैं वो टैक्स हेवन है, वहां पे लोग पैसा लाते हैं। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उन मुल्कों को ये पैसे वापस किए जाए, और पाकिस्तान ने एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें साइन की थी। 160 मिलियन नाइजीरिया को वापस किए गए थे, उज्बेकिस्तान को पैसे वापस किए गए हैं तकरीबन 27 मिलियन, काजाकिस्तान को 23 मिलियन वापस किए गए हैं। जो वहां की वक्त की हुकूमत है उसको पैसे वापस जाते हैं, कभी भी इंडिविजुअल को पैसे वापस नहीं जाते। या हुकूमत जो डेजिग्नेट अकाउंट करती है कि इस अकाउंट में वापस कर दिए जाएं तो उसको वापस किए जाते हैं। जैसे इस पूरे अमल में जो पाकिस्तान की उस वक्त मौजूदा हुकूमत थी उसने जो अकाउंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पैसे वापस चले गए थे। उसमें यूके को जो भी पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा होगा उस अकाउंट में वो पैसे वापस गए होंगे। अगर इस केस में भी रॉन्ग डूइंग ना होती तो क्या जरूरत नहीं थी पैसे वापस भेजने की? जी बिल्कुल, अनफ्रीज हो जाते। फ्रीज तो इस वजह से किए जाते हैं कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस कंक्लूड हो जाती हैं, उसमें कोई चीज ऐसी साबित नहीं होती, कोई क्रिमिनल कोई इन्वेस्टिगेशंस के बाद, तो वो अकाउंट्स पे जो फ्रीजिंग ऑर्डर है वो खत्म कर दिया जाता है। ये एक आम बात है। अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड देखें तो उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन हसन नवाज के खिलाफ अभी तक नहीं है। इस प्रॉपर्टी के हवाले से उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, ऐसी कोई बात सामने अभी तक आई नहीं है।
फारा चनार में पहुंचने वाली अशिया खुरनोश को शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। कहा कि चंद ट्रकों से लाखों की आबादी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। उधर लोअर कुरम के इलाकों बालिशखेल और खारकिली में मजीद 2 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला कुर्रम में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस अवामी मुश्किलात कम नहीं हो रही। खाने पीने का जो सामान पारा चनार पहुंचा वो भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। लोगों का कहना है कि सामान के चंद ट्रक लाखों की आबादी की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते। कोई घी भेजो, कोई चीनी भेजो, कम से कम 500 गाड़ी भेज दो, पेट्रोल भेजो, डीजल भेजो। हमारी मेडिसिन की 1% भी परवाह नहीं आई, बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं आई और मेडिसिन की सख्त किल्लत है। बिल्कुल कल वाला जो कलमई आए थे ना, वो सिर्फ 1 किलो टमाटर मिल गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, छोटे छोटे बच्चों को मेडिसिन की अच्छा जरूरत, मेडिसिन नहीं आया, पेट्रोल भी नहीं है, सारे लोग पैदल जाते हैं। लोअर कुर्रम में मंदूरी के मुकाम पर धरने के बायस टल पारा चनार सड़क बदस्तूर बंद है। गुज़श्ता रोज 25 गाड़ियों का काफिला गुजरा, लेकिन अब भी 100 से जायद गाड़ियां जिला हंगूस से जिला कुर्रम जाने की मुंतजिर हैं। ड्राइवरों का कहना है कि उनकी गाड़ियों में पड़ा सामान खराब हो रहा है। मेरे पास तकरीबन खाने पीने का सामान, चीनी, दालें, घी वगैरह ये सब खराब हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि यार हमारा कोई तरीका निकाले, या हमें खाली करवाए या हमें उधर पहुंचा दे। एक हल निकाल दे, इधर से भी हमें नहीं जाने दे रहे। हाल अभी काफ़ी मारा है, अभी सोने के लिए पास बिस्तर भी नहीं है और खाने के लिए कोई अभी खर्चा भी नहीं बचा। अभी काफ़ी इत्तला मिले हम लोग इधर से रवां दवा हों, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। ईवी जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, जिसकी जो हमारे माहौल की जो आलूदगी बहुत कम होगी उससे, तो उसमें जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है, चाहे वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पे तो वाइबल नहीं है दुनिया में। हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को। अगर आज जो मिनिस्टर ऑफ पावर और उनकी जो टीम आज जो एक प्रेजेंटेशन लेके आई है, उसमें मैं इनको सताइश पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से इस चीज़ को एड्रेस किया है और कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। उनको दे विल वेरी ह्यूजली इनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन दिस फील्ड। को आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं इस कल्चर को और इसकी अवेयरनेस कैंपेन बनाएं। ट्रंप इंतज़ामिया के आने पर पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने मारालागो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ राब्तों के तमाम पुल जला दिए। ट्रंप की क़यादत में गलतियों का मुदावा करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत कुछ अरसे में खिते की सबसे सस्ती बिजली आवाम तक पहुँचाने के काबिल होगी। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी की और डिस्कोस का नुकसान 170 अरब से नहीं बढ़ने दिया। अगर 2 और कंपनियों के बोर्ड तब्दील होते तो ये नुकसान 140 अरब होता। अब सब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को 1 विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। मोटरसाइकिल और रिक्शे की चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 39 रुपये 70 पैसे कर दिया गया है। अब गली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशन खुल सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए 15 दिनों में लाइसेंस मिल सकेंगे। गेप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस पर IMF से बातचीत चल रही है। चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कोई मुश्किल न हो और मामला हल हो जाए। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की जगह इंटरव्यू करने और
रेटिंग देने वाले बोट, मुल्क की अपनी टैक्सी सर्विस और सस्ते ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर जैसे लातादाद स्टार्टअप्स पर एक छत के नीचे जमकर काम हो रहा है। चलते हैं नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर अली इमरान सैयद के साथ। पैसे से पैसा बनाने की बात पुरानी हुई, अब यह है कि दिमाग लगाओ और माल बनाओ। कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में 36 स्टार्टअप्स आइडियाज़ पर दिलचस्प काम मुख्तलिफ मराहिल में है। यहाँ साइबर सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर तरतीब पाया है कि तेज़ी से इंटरनेट पर मुंतकिल होने वाले कारोबार को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। थ्रेट इंटेलिजेंस है, यानी और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई थ्रेट आपको आ रही होती है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो वो ये उसको भी डिटेक्ट करेगा। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के एक स्टार्टअप ने मुख्तलिफ क्लासेस की कोचिंग और दाखिला टेस्ट का एहतमाम 80% कम कीमत में किया है। मल्टीपल करिकुलम्स अक्रॉस द बोर्ड, उन सब की हम तैयारी करवाते हैं थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज। और अब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद AI PhD खातून से सुनिए कि उन्होंने HR डिपार्टमेंट का मुताबादिल क्या बनाया है। पूरे HR को यानी कम्प्लीटली समझे ऑटोमेट कर रहा है। जॉब पोस्टिंग भी खुद करेगा, CV सिलेक्शन भी खुद करेगा, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल भी खुद देगा, उसके बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू भी कंडक्ट खुद करेगा और इवन शॉर्टलिस्ट करके एक हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। लिहाजा एक पाकिस्तानी स्टार्टअप मुकामी टैक्सी राइड पर कुछ अलग तरह से काम कर रहे हैं। हम मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन पाकिस्तान में ही हमने बनाया है, पाकिस्तान में ही हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इससे बचेगा। सोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। IT बेस्ड कारोबारी आइडियाज़ और तख्लीकी काम करने वाले प्रोफेशनल स्टार्टअप्स कारोबार और पाकिस्तान की किस्मत बदलने पर दिल लगा के काम कर रहे हैं। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी तालिब इल्म शहराम वसी शाह ने दुबई में मुनक़िदा हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले 1000 तलबा में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। मज़ीद जानते हैं लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। फन खिताबत, दलाइल, इल्म और खुद एतमादी मिलकर गहरा असर पैदा करते हैं। लाहौर के 15 साल तालिब इल्म शहराम वसी शाह ने इन तमाम खूबियों को बुरोकार लाते हुए हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन दुबई में होने वाली 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। कॉन्फ्रेंस में 35 ममालिक के 1000 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। मौजू आफतज़दा और जंगों के लोगों को दोबारा आबाद करना था। 15 साल शहराम का कहना है कि ये एजाज़ न सिर्फ उनके लिए बल्कि मुल्क के लिए भी बाइसे फ़ख्र है। जिस डेलीगेट की सबसे अच्छे सॉल्यूशंस थे, जिससे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था डिबेट के अंदर, उसको बेस्ट डेलीगेट अवार्ड मिलता है। यानी मतलब मैं इतना खुश हूँ कि अपनी कंट्री को इतने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मेरे पूरे डिबेट सोसाइटी के अंदर इतने काइंड हार्टेड लोग हैं, हर Every step of the journey they helped me. अदबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शहराम के वालिद वसी शाह का कहना है कि हमारे मुल्क के बच्चों में सलाहियतों की कमी नहीं, मगर ज़रूरी है कि उन्हें इस किस्म के मौजू फराहम किए जाएं। वालदा का कहना था कि शहराम पाकिस्तान का बच्चा है, खुशी है कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2.5-3 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है, जिसको तालीम मैसर नहीं है, यही अपॉर्चुनिटी आप उससे देखें, आप उसे दें तो मुमकिन नहीं है कि हर पाकिस्तानी जो है वो आपको कहीं ना कहीं, हर पाकिस्तानी बच्चा कुछ ना कुछ अचीव करके नहीं दिखाएगा। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि ये पाकिस्तान का बच्चा है। शहराम ने अपनी कामयाबियों को अपने कोच, डिबेटिंग सोसाइटी के दीगर मेंबरान से मंसूब किया और उनकी रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। लंदन में ज़ेरे इलाज पाकिस्तान के स्टाइलिश बैटर साइम अयूब का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साइम ने कौम से अपील की है कि उनकी जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करें। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता एस्टिमेटेड टाइम ना, लेकिन ये है कि 50-50 अभी कुछ पता नहीं है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं। तो साइम 1-2 हफ्ते का वक्त मिला तो आप फिट हो जाएंगे, आपकी फिटनेस वापस आ जाएगी? अब मैं कह रहा हूँ ना, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छा साहब, यही आप लोग दुआ करें बस। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए पूरी कौम दुआएं कर रही है। आपने जो 2 सेंचुरीज की हैं उसके बाद तो पाकिस्तानी पूरी टीम ही आप पे डिपेंड कर रही है, क्या कहेंगे? टीम हमेशा एज अ टीम खेलती है, कोई ऐसा एक प्लेयर या कोई और ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। टीम हमेशा, टीम के लिए पूरी टीम इम्पोर्टेंट होती है और हमेशा रहती है। तो आपका दुबई का सुना था कि जाने का प्लान है? पता नहीं है,
थैंक यू सो मच। बस दुआ करें आप और आवाम भी दुआ करें। थैंक यू।